राम राम भाई लोगों, सेवदा मिशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमें पॉलिटिकल के अगले पार्टीशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी शुरुआत होगी अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों के बारे में हम देखो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था कि सर हमने इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था भारत के संविधान में विदेशी संविधानों का समावेश, कि इतने देशों से ये चीजें ली है, चाइना तुम्हारे पास में इसे कुछ नहीं लिया। तो देखो याद करने का तरीका, एक दिन दो छोरे बात कर रहे थे, उसने भी यही बात की कि यार हमने चाइना से क्यों नहीं लिया कुछ। तभी दूसरे ने कहा थारो चिमनू सर्किट है कि चाइना ना किया क्यों देखी जत्ती वहां की दिन के महीना खुली रहे ना, बस्ती आप प्रार्थना में खुली रखा, ठीक है ना। हम आंखें माँ की बुझोड़ी इधर पे लिखे ना, जो का कोई का बाप नहीं समझ में को नहीं आवे, ठीक है ना। वो तो आना तो सेवदा जी छोका जो का राइटिंग आपने समझ में आवे। तो आई चीज है, चाइना आपको कई चीज को लियो, सिर्फ कोरोना ना छोड़ रहे। तो दिमाग में भी मत लाना कि चाइना से हमने कोई चीज ली है। दूसरी, ये चाइना वाले अपने नाम कैसे रखते हैं, तो ए नाम ये रखा कि नहीं टाबर चल में ना, एक चमचो जावे और भी चमचा ना ऊपर नीचे पटके जब जखी कुआ जावे ना, कोई नाम रख ले जी चांग चुंग चुंग चिंग, बस इन का है अपना कौन चाइना ला। हम देखो हमारी शुरुआत करते हैं। इस शुरुआत से पहले एक चीज याद आ गई कि देखो एक बार क्या हुआ, एक चाइना का, एक अमेरिका का और एक भारत का, तीन आदमी एक जगह में। तो दोनों की डिस्कशन शुरू हो गया। चाइना वाला कह रहा है हमने ये बनाया, अमेरिका वाला कह रहा है हमने ये बनाया, भारत वाला मन में कर रहा है कि आप गेल सफा हुआ कहीं बनाई बनाई को नहीं। फिर भी बात तो रखना जरूरी होता है। तो चाइना वाले का नंबर आया, चाइना वाले ने कहा हमने भाई साहब ऐसा पनडुब्बी बनाई है जो समुद्र के तल को छूती हुई चलती है। भारत वाले कह रहे थारो चिमनी सर्किट है कि चाल सकेगी, कह रहे नहीं रे, 2 आंगल ऊपर। फिर अमेरिका वाले का नंबर है, अमेरिका वाले ने कहा हमने ऐसा भाई साहब हेलीकॉप्टर बनाया जो आकाश से भाई साहब अड़कर चलता है। भारत वाले ने कहा कभी हो ही नहीं सकता, कह रहे नहीं, 2 आंगल नीचे। अब भारत वाले का नंबर, आपका काई बनाइयो। फिर भी बंदे ने बात रखी, भारत वाले ने कहा बस आपने इतना ही किया। भारत वाला ना आदमी नाक को रोटी खावे, कि दोनों एक साथ बोलिया क्यों हो ही नहीं सकता, कह रहे नहीं गेल सकता 2 आंगल नीचे। तो आपा हिंदुस्तान वाला आदमी कटे सही कौन है। तो अब हमारी शुरुआत अनुसूचियों के बारे में। देखो पहले अनुसूचियां, तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत के मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी। तो इसका मतलब है अलग अलग होगा मूल संविधान। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। वर्तमान में पूछ ले कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 8 + 4 बराबर कितनी? 12। तो इन 12 अनुसूचियों के बारे में हमारी चर्चा पहले हम शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, यानी शॉर्ट ट्रिक, और उसके बाद में इनकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। आपको पूरा वीडियो जब लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा। और लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा। यदि किसी बंदे के 5 क्वेश्चन सही हो गए तो यह मानकर चलना कि भाई साहब आपकी तैयारी अत्यधिक सॉलिड है। तो शुरुआत करते हैं हम अनुसूचियों के बारे में। हम देखो अनुसूचियां पढ़नी है, जर आपने एक घड़ी बनानी पड़ी। घड़ी की है तो घड़ी गोल भी रख रहा है, घड़ी चौकोर भी रख। तो अपना घड़ी के मायने कत्ती बजा करे, 12 बजा करे। तो पहले प्रथम अट्टा बजा दो कत्ती 12 के बाद में 1 के बाद में 2 के बाद में कत्ती बजाए 3 के बाद में 4 के बाद में 5 के बाद में 6 के बाद में 7 के बाद में 8 के बाद में 9 के बाद में 10 के बाद में 11। गुरुजी अनुसूची पढ़ाओ, गिनती पढ़ाओ। तो डोपा हमारा ये टॉपिक इससे रिलेटेड है क्योंकि हमारी कुल अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां।
हम देखो आ 12 अनुसूचियां ना याद करबा को तरीको ई घड़ी ना अटूक ले रही थाना 2 बार बेस पढ़नी है, पूरा का पूरा 100% क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। हम देख पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में कुछ नहीं है, इतना सा याद रखना है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। पूरी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, यानी इसके अंदर लिखा हुआ है भारत के अंदर कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में बस इतना याद रखना, भारत राज्यों का संघ है। दो क्या वेतन, यानी भारत के राज्यों का संघ है, इसको चलाने के लिए कर्मचारी चाहिए। कर्मचारी फोकट में काम करते हैं क्या? नहीं। तो भाई साहब किसके रूप में काम करते हैं? वेतन के रूप में। यानी भारत राज्यों का संघ 2 क्या वेतन, हम वेतन ले रहे हैं, तो आप क्या लो? शपथ। यानी तीसरी में किसका वर्णन है? शपथ का वर्णन है। अक्षर कितने आते हैं? 3। तो कौन सी अनुसूची में? तीसरी। हम आपको वेतन दे रहे हैं, तो आप क्या लो? शपथ। भारत के संपूर्ण पदाधिकारी जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का वर्णन कौन सी अनुसूची में आता है? तीसरी। अब इसके बाद में चौथी अनुसूची के अंदर है आपकी राज्यसभा। देखो कितने अक्षर है? 2 और 2, यानी राज्यसभा है, इस राज्यों का प्रतिनिधित्व है, इस राज्यसभा में होगा। इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में? चौथी में। यानी भारत राज्यों का संघ, 2 क्या वेतन, लोग क्या शपथ, 4 में क्या? राज्यसभा। 5 बेचारा खुद कह रहा 5वीं अनुसूची की माटो 5 ऐसा लिख लो, एक बार 5 और लिख दो, यहां पर क्या लिख दो? सी, और यहां पर क्या लिख दो? टी। यानी SC ST का वर्णन कौन सी अनुसूची में? 5 में। लिखने से फीलिंग हो रहा है। इसके बाद में 6ठी अनुसूची, जयपुर में गए हो आप, सारे जाते हैं, हमारी राजधानी है, तो जयपुर में एक भाषा बोलते हैं, छा छू, हर एक शब्द होता है, उसके पीछे क्या लगाते हैं? 6 लगाते हैं। तो 6 क्यों लगाते हैं? ये विशेष होते हैं, यानी इसके अंदर है आपके विशेष राज्यों का वर्णन। विशेष राज्य, ये विशेष राज्य कौन कौन से, उनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे एक विथ ट्रिक के साथ में। अब इसके बाद में 7 में वचन होते हैं, और वचनों को मैं सूचीबद्ध करते हैं, यानी 7वीं में क्या है? सूचियां। सूचियां कितनी है? अक्षर है जितने, कितने अक्षर है? 3, यानी 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमारी चर्चा 7वीं तक हो गई। भारत राज्यों का संघ, 2 क्या वेतन, लोग क्या शपथ, 4 में राज्यसभा, 5 में SC ST, 6 में विशेष, 7 में सूचियां, 8 में अट्ठे बट्ठे। 8 में क्या याद रखना है? अट्ठे बट्ठे। अट्ठे बट्ठे का प्रयोग किसमें होता है? भाषा में। यानी 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का वर्णन है, मान्यता प्राप्त भाषाएं। 8वीं अनुसूची में नो को याद रखना है, नो चेंज, नो चेंज। यानी इसमें मूल संविधान में कितनी थी? 8। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसका मतलब है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून को कोई सा भी व्यक्ति या कोई सा भी न्यायालय क्या नहीं कर सकता? चेंज नहीं कर सकता। तो 9 में नो चेंज याद रखना है, और 10 में रखना है आपका बस। बस मतलब है दल बदल, यानी दल बदल पर रोक किस अनुसूची के तहत लगाई गई थी? 10वीं। 11वीं याद रखना है गांव के अंदर, और 12वीं याद रखना है किसमें? शहर में। गांव में क्या? पंचायती राज, शहर में क्या? नगर निकाय। पंचायती राज और नगर निकाय। तो इस प्रकार आपकी 12 अनुसूचियों का एक छोटा सा सूत्र बनता है। आप इसको 2 बार 3 बार देख लो, जिंदगी भर भूल जाओ ना तो मुझे कह देना, लेकिन देखना पड़ेगा। यानी भारत राज्यों का संघ, 2 क्या वेतन, लोग क्या शपथ, 4 में राज्यसभा, 5 में SC ST, 6 में विशेष, 7 में सूचियां, 8 में अट्ठे बट्ठे, 9 में भाषा, 9 में नो चेंज, 10 में बस, 11 गांव में और 12वीं शहर में। आपकी 12 अनुसूचियां। अब हम एक एक अनुसूची के बारे में विद डिटेल के साथ में पढ़ते हैं। देखो
अब आपकी शुरुआत कौन सी अनुसूची से? पहली अनुसूची से। आपको हर एक चीज क्लियर होगी, इसमें ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछे और इससे क्या आ जाए, बाहर आ जाए। देखते इसके बारे में। हम देखो अपनी पहली अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची, और प्रथम अनुसूची में क्या लिखा था? भारत राज्यों का संघ। यानी हम एक चीज को भारत नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते ये भारत है, नहीं, भारत है। ये भारत किनका संघ है? राज्यों का। यानी भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर जो संघ बना है, उसी संघ को हम क्या नाम देते हैं? भारत। अब देखते हैं क्या भारत में शुरुआत में इतने राज्य थे? तो याद रखना नहीं। यानी आपका जन्म हुआ था उसी समय आप 20 साल के थे क्या? नहीं। यानी आप पहले आपका जन्म हुआ, फिर 6 महीने के हुए, फिर 1 साल के हुए, फिर करते करते 20 साल के हो जाएंगे, उसके बाद में बूढ़े भी होंगे। तो यही चीज है। यानी भारत के मूल संविधान में, मूल संविधान में कुल राज्य, यानी भारत के मूल संविधान में कुल कितने राज्य थे? तो याद रखना 14। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत के मूल संविधान में कुल केंद्र शासित प्रदेश तो ये कितने थे? 6। अब देखो मूल संविधान माना कब तक आ गया है? यानी ये 14 राज्य और ये 6 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन कब तक माना जाता है? तो याद रखना इनका वर्णन माना जाता है, वो माना जाता है आपका 1 नवंबर 1956। यानी 1 नवंबर 1956 को भारत का कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां संविधान संशोधन। यानी 7वें संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 तक भारत में मूल राज्यों की संख्या 14 हुआ करते थी और केंद्र शासित प्रदेश कितने हुआ करते थे? 6। अब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या भारत की आजादी से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे क्या? तो याद रखना हाँ, आजादी से पहले, आजादी से पहले, तो आजादी से पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? केंद्र शासित प्रदेश, इनको अंग्रेज चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहते थे। कौन सा? चीफ कमिश्नर क्षेत्र। तो ये कितने थे? तो याद रखना आपको एबीसीडी, एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 4 अक्षर होते हैं। यानी ए, बी, सी और डी। यानी आजादी से पहले भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 4। अब ये 4 थे कौन कौन से? तो देखो, ए से आता है आपका अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। बी से आता है आपका बलूचिस्तान, ये वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। यानी आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की। सी से कुर्ग, और ये कुर्ग कहां पर था? कर्नाटक में। और डी से आपकी कौन सी? दिल्ली। यानी आजादी से पूर्व भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश 4 हुआ करते थे, समूल संविधान में केंद्र शासित प्रदेश 6 थे। और अब आपकी चर्चा होती है वर्तमान में। यानी वर्तमान में कुल राज्य, वर्तमान में कुल राज्य, तो वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो याद रखना 28 राज्य है। इसके बाद में वर्तमान में
कुल केंद्र शासित प्रदेश। तो इन 8 को नीचे उतार लेना, यानी कितने 8। अब आपके जहन में आता होगा कि गुरुजी मैं थोड़ा दिन पहले 9 पढ़िया, बीऊ पहले में 7 पढ़िया, 8 किया होगा। यानी भारत सरकार ने न तो 7 रखे न 9 रखे, बीच का रख दिया कौन सा 8। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि उस समय में आपको पूरे 28 राज्यों का सूत्र, यानी इन 14 राज्यों के बाद में जो अगले राज्य बने थे इनके बारे में वित्त सूत्र और वित्त गठन की क्या करूंगा चर्चा। यहां पर मैं चर्चा करूंगा तो आप में से कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो देखेंगे यार इस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं वहां पर आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और राज्यों के बारे में विशेष तौर से बताऊंगा। चलो कुछ बोल रहे हैं, चलो केंद्र शासित प्रदेश तो इसमें ही बता देता हूं। देखो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, इनके बारे में हमारी चर्चा। इसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना पड़ेगा, यानी इजी सूत्र है। और वो कौन सा है? आपके दिल से संबंधित है। दिल जानते हो ना? हाँ, जगह का बड़र कोयला योड़ा है ना, उसे दिल कहते हैं। देखो चलो दिल दे दो आ किनको रे? जम्मू वालों को। यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तो आप इनको आपका क्या दे दो? दिल दे दो। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये कौन कौन से वित्त गठन पढ़ेंगे, यानी इनका गठन कब हुआ था वो चीज भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जैसे आता है चंडीगढ़, इसके बाद में ले से आता है आपका लद्दाख, दी से आता है आपका दिल्ली, ले से आता है आपका लक्षद्वीप, इसके बाद में दे आया, इसका मतलब है दमन, और दमन के साथ में दीव। इसके बाद में फिर दे तो दादरा नागर हवेली, इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। इसके बाद में पैसे आ जाएगा आपका पांडिचेरी, और लास्ट में कौन सा? जम्मू कश्मीर, यानी अब बना है नमक, जम्मू और कश्मीर। अब देखो इनका गठन कब हुआ था, तो सबसे पहले देखो हमारी प्राचीन आती है तो वो कौन सी? दिल्ली। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? 1952 में। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है कि इस दिल्ली को भारत में राजधानी का दर्जा कब दिया गया या किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो याद रखना राजधानी का दर्जा वो दिया गया था 69वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा पूछा जाता है, अधिकांश बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अगला, यानी दिल्ली के बाद में किसका गठन हुआ था? तो याद रखना पांडिचेरी। पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? 1954 में। इसके बाद में अगला कौन सा आया था? तो याद रखना 1956 में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश का क्या दे दिया? दर्जा। अब इधर वाले को दे दिया तो भाई साहब इधर वाला नाराज होगा कि नहीं? तो इधर वाला कौन सा है? तो याद रखना आपका लक्षद्वीप, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को एक साथ
केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, यानी 1956 में। भारत का एकमात्र वो क्षेत्र जहां पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, हिंदू मंदिर नहीं है, तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना आपका लक्षद्वीप। इसके बाद में अगला दर्जा किसे दिया गया था? तो याद रखना 1961 में आपका दादरा और नागर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। गोवा को भी 1961 में पुर्तगालियों से क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। इसके बाद में 1966 में पंजाब और हरियाणा के अलग होने के बाद में दोनों की संयुक्त राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 1966 में। इसके बाद में 1987 को दर्जा दिया गया था किसको? दादरा और दमन और दीव, यानी ये गुजरात में और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। अब इसके बाद में नवीनतम 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो पहला आपका जम्मू कश्मीर, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? याद रखना 31 सितंबर 2019 को। जबकि प्रस्ताव कब आया था? प्रस्ताव तो वो आया था 5 अगस्त 2019 को। इसी के साथ में एक नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख, 31 सितंबर 2019। तो इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर इतनी हो गई थी, 9 हो गई। लेकिन भाई साहब इस सभी ने कहा यार 7 गलत आपने किया, 9 वाला गलत किया। तो केंद्र सरकार ने कहा चलो आपकी बात रखते हैं, आपकी भी नहीं रखते हैं, पिछले रखते हैं। तो याद रखना इन दोनों को वर्तमान में एक कर दिया गया। कब किया गया? तो याद रखना 26 जनवरी 2020 को आपका दमन व दीव और दादरा और नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देके इनकी जो राजधानी बनाई है वो कहां पर बनाई है? दमन। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी आती है? तो याद रखना केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान के अंदर कितनी है? 8। इनकी राजधानी आप जानते हो, तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल है वो आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम लेते हैं अपनी कौन सी? दूसरी अनुसूची के बारे में। तो 2 क्या? वेतन, यानी दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? वेतन का। दूसरी अनुसूची और दूसरी अनुसूची में वर्णन है पदाधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन। अब देखो मेन चीज रिपेटका की बात है, तो इनको वेतन देते किस निधि से? यानी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इन संपूर्ण पदाधिकारियों को जो वेतन मिलता है वो कहां से मिलता है? तो याद रखना इनको वेतन दिया जाता है हमेशा संचित निधि से। 2 निधि है भारत में, एक संचित निधि आती है, एक आकस्मिक निधि आती है। संचित निधि हमेशा संसद के अधीन होती है और आकस्मिक निधि हमेशा राष्ट्रपति के अधीन होती है, यानी अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि से इनको क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। अब ये पदाधिकारियों में कौन कौन से व्यक्तियों का वेतन आता है? तो सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को वर्तमान में कुल कितना वेतन मिलता है? तो याद रखना 5 लाख रुपए प्रति माह और 16 लाख वार्षिक पेंशन। वार्षिक पेंशन। वेतन के अलावा भत्ते हैं वो अलग से हैं, यानी मेन वेतन का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आता है आपका उपराष्ट्रपति। अब आप में से कोई मुझे आंसर बताएगा इसका कि इस उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर कुल कितना वेतन मिलता है?
उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर कुल कितना वेतन मिलता है, तो याद रखना, हाँ 4 लाख रुपए घने बता रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ये जीरो किसने बताया, शाबाश। भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई सा भी वेतन नहीं मिलता है। इनको वेतन मिलता है अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा सभापति के तौर पर, और वो कितने लाख रुपए, तो याद रखना 4 लाख रुपए। याद रखना, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। यदि सीधा सा क्वेश्चन आए कि उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, जीरो नहीं लिखा हुआ है, तो आप 4 लाख रुपए आपका सही होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई वेतन नहीं मिलता है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर से कितने रुपए मिलते हैं, 4 लाख। तीसरा, राज्यपाल, केंद्र सरकार का एजेंट। इस राज्यपाल को कुल कितना वेतन मिलता है, तो याद रखना 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए का वेतन मिलता है राज्यपाल को। इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो आपके राजस्थान के कोटा से ही है, ओम बिरला जी, इनको 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए। इसके बाद में राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष भी कर सकते हैं इसमें, और लोकसभा उपाध्यक्ष भी कर सकते हैं, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, सॉरी, उपसभापति, इन तीनों को समान वेतन मिलता है। यानी सभी को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को और राज्यसभा उपाध्यक्ष को। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनको 2 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस प्रकार इन सभी व्यक्तियों को मिलने वाले संपूर्ण वेतन का वर्णन कौन सी अनुसूची में आता है, दूसरी में, तो इसमें इस प्रकार इनके वेतन का क्या मिलता है, वर्णन। हम देखते हैं कौन सी, तीसरी अनुसूची। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस की, पटवारी की या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब हमारी कौन सी अनुसूची, तीसरी। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया था, तो याद रखना शपथ। ये जितने भी पदाधिकारी है जो शपथ लेते हैं, इस शपथ का वर्णन किस अनुसूची में आता है, तीसरी। क्यों सुना दे, प्रधानमंत्री शपथ किस अनुसूची के तहत लेता है, तीसरी अनुसूची के तहत। क्यों सुना दे, भारत के मंत्री शपथ किस अनुसूची के तहत लेते हैं, तीसरी अनुसूची के तहत लेते हैं। लेकिन इसका अपवाद, तीसरी अनुसूची का अपवाद, वो अपवाद क्या है, तो याद रखना भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यों का राज्यपाल, ये तीनों व्यक्ति हैं, ये तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। तो किसके तहत लेते हैं, अलग ही वर्णन आता है। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है आपके अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 159। यानी ये तीनों तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं, इनके शपथ लेने की अलग अलग जगह क्या है, वर्णन है। अब इसके बाद में हमारी कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची। बाकी के सभी भी जो वेतन लेते हैं वो शपथ किस अनुसूची के तहत लेते हैं, तीसरी अनुसूची के तहत। अब हमारी चौथी अनुसूची,
आगे चलकर जो डिफिकल्ट आएगी उनकी छोटी छोटी ट्रिक्स है, नो टेंशन रहो, आप कंटिन्यूटी रखो, मेन चीज है पूरा वीडियो देखते रहो। चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची में मैंने बताया था किसका वर्णन है, राज्यसभा। राज्यसभा, अब देखो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का, वैसे राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में, लेकिन इस राज्यसभा में चुने कौन कौन जाएंगे, यानी किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, इन संपूर्ण चीजों का वर्णन चौथी अनुसूची में, यानी राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य कहां से आते हैं, सर्वाधिक सदस्य, तो याद रखना आपके यूपी से आते हैं कितने, 31। देखो राजस्थान से, तो राजस्थान से जाते हैं 10। अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत में संसद में कुल कितने सदस्य जाते हैं, सॉरी गलत क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थान से संसद के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी 10, बी ऑप्शन में 35, सी में 25 और डी के अंदर है 45, यानी राजस्थान से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, 10, 35, 25 या 45, तो याद रखना इसका आंसर आएगा आपका 35। राजस्थान से 35 सांसद आते हैं। देखो कुछ ने सही बताया, कुछ ने भाई साहब 10 बताया। मैंने कहीं पर राज्यसभा का नाम लिया है, नहीं लिया। मैंने कहीं पर लोकसभा का नाम लिया है, नहीं लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लिया है, सांसद का, यानी संसद में चुने जाते हैं तो राज्यसभा वाले सांसद कहलाते हैं और आपके लोकसभा वाले क्या कहलाते हैं, सांसद। तो राजस्थान से कुल कितने सांसद जाते हैं, तो याद रखना आपके 35। तो इन सभी चीजों का वर्णन कहां पर आता है, आपकी चौथी अनुसूची के अंदर आता है। देखो राजस्थान वाला भी यहाँ छेद का ही आगा रिया कर, राजस्थान का माना मारवाड़ी छेद का अगर एक बार क्या हुआ कि एक चाइना वाला और एक मारवाड़ी साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो तभी क्या हुआ, एक मच्छ रहा और चाइना वाले ने मारा और मारकर खा गया। ये दृश्य मारवाड़ी ने देख लिया। मारवाड़ी जैसे ही दूसरा मच्छ रहा भागकर पकड़ लिया और पकड़कर उस चाइना वाला को पूछता है कि यह खरीदेगा क्या, तो आप जाना को बांस बेच रही है तो पकड़ियो माचरिया। तो लेकिन राजस्थान वाला हर एक चीज के मायने भाई साहब आपको बेनिफिट देखा कर का है आप राजस्थान वाला। ये नहीं, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, इस पांचवी अनुसूची में मैंने सबसे पहले बताया था, लिखने से फीलिंग हो रहा है किसका, SC/ST प्रशासनिक योजना। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, इतना ही याद रखना, 5 के समान SC और ST आती है, इनका वर्णन आता है। अब आपकी कौन सी, छठी अनुसूची, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। अब आपकी जितनी भी अनुसूची आएगी, ये सभी अनुसूचियां बड़ी बड़ी आएगी, तो इनको ट्रिक से पढ़ेंगे। देखो जैसे हमने पढ़ा था कि जयपुर वाले छा छू करते हैं, ये नहीं, ये छा छू क्यों करते हैं, ये अपने आप को विशेष मानते हैं कि हम राजधानी वाले हैं। अब देखो जैसे कोई फिल्म आई है नहीं, तो आप उसको देखने जाते हो, तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है कि यार उस फिल्म में हीरोइन कौन है, दीपिका है, पाशा फलानी है या ढेकड़ है। तो आप किसकी ध्यान रखते हो, हीरोइन की। और इस हीरोइन को क्या कहते हैं, तो याद रखना हिंदी भाषा में कहते हैं इसको अभिनेत्री। अभिनेत्री विशेष है नहीं, जैसे बार बार कोई अभिनेत्री आ जाए और आपको पता लग जाए तो आप जाते हो डायरेक्ट, हाय दीपू हाउ आर यू, तो यही चीज है, ये नहीं वो क्या है, विशेष अभिनेत्री। याद रखना आपकी अभिनेत्री किस अनुसूची में आती है, छठी अनुसूची में। यानी छठी अनुसूची में 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है,
क्वेश्चन भारत में पूछा जा सकता है कभी भी। भारत में विशेष राज्यों का दर्जा कितने राज्यों को प्राप्त है? 4। ऐसे कौन सा? असम। आपको सिर्फ अभिनेत्री याद रखना है। मी से आपका मिजोरम, में से आपका मेघालय और त्रि से आपका त्रिपुरा। इन राज्यों को कौन सा दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्यों को। लेकिन इसके अंदर एक उप क्वेश्चन भी आ सकता है वर्तमान, कि वर्तमान में विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त कुल कितने राज्य हैं? तो आपको याद रखना है 10। पहली कथा 11, यानी जम्मू कश्मीर था उसको हटा दिया है। विशेष मतलब यहाँ के एससी यानी अनुसूचित जनजातियों को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ये वर्तमान में आपके 10 है। ये 10 है, कौन कौन से? तो देखो आपको याद रखना है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य, इनको हम 7 सिस्टर कहते हैं, 7 बहनें। और 7 बहनों का इकलौता भाई है, उसका नाम है सिक्किम। याद रखना सिक्किम कभी भी 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो 7 सिस्टर में आते कौन है? आपको पैसे चाहिए तो किससे मांगते हो? पापा से? सीधा झूठ पड़े, मम्मी से मांगते हो। तो मम्मी के पास में नहीं होते तो मम्मी कहती है जा एटीएम पर जा देख पैसे है क्या। तो याद रखना 7 सिस्टर का सूत्र है एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी। ये बात किसने की थी? छोरे ने। और छोरे का नाम क्या है? सिक्किम। सिक्किम भाई साहब 7 सिस्टर में नहीं है। 7 सिस्टर में ये 7 ही राज्य है। कौन से? पहला ऐसे असम, टी से त्रिपुरा, में से मेघालय, ऐसे अरुणाचल, ना से नागालैंड, में से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो 7 सिस्टर में 7 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7। और ये सिक्किम कौन सा? 8वां राज्य। इसके बाद में आपका हिमाचल और उसके बाद में उत्तराखंड, यानी 9 और 10। यानी इन 10 राज्यों को वर्तमान में विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है। लेकिन आपको यही चीज याद रखनी है, मूल संविधान में 4 कोई थे, इनको विशेष राज्य का दर्जा है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ में यहाँ की आदिवासियों को वो दर्जा प्राप्त है, संपूर्ण जनता को नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी को है। तो 6ठी अनुसूची आपकी कंप्लीट। अब हम अनुसूची देखते हैं, आपकी सबसे बड़ी अनुसूची, और वो आती है आपके कौन सी? 7वीं अनुसूची। देखो 7वीं अनुसूची। इस 7वीं अनुसूची में क्या है? सूचियां। और सूचियां कितनी होती है? 3। अब ये 3 कौन सी? तो देखो पहले याद रखना संघ सूची, दूसरी समवर्ती सूची, और तीसरी राज्य सूची। हम देखो इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो हर बंदे के करीब करीब गलत होते हैं। गलत होने का कारण हम उस क्वेश्चन को देखते हैं नहीं है। देख इसके अंदर है कुल विषय, यानी क्वेश्चन इस प्रकार पूछे मूल संविधान में विषय, या क्वेश्चन पूछे वर्तमान में कुल विषय। यानी ये चीजें सेम है या अलग है? अलग है। मूल संविधान में अलग है, वर्तमान में अलग है। तो मूल संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय थे? इन सभी सूचियों का वर्णन आता है अनुच्छेद 246 के अंदर यह वर्णन किया गया है। तो संघ सूची के अंदर कुल कितने विषय थे मूल संविधान में? तो याद रखना 97।
इसके बाद में समवर्ती सूची में तो 7 को यहां से नीचे उतार लो और यहां पर लिख लो 4, यानी 47। राज्य सूची में तो इसमें थे कितने 66, यानी सीधा सा क्वेश्चन आए, सीधा सा आंसर दो, यही आपको याद रखना है। लेकिन एग्जामिनर आपको पूछे वर्तमान की, तो वर्तमान में याद रखना इसमें भाई साहब 100 यानी 99 से लेकर कितने विषय हो गए 100। समवर्ती सूची में विषय बढ़े और राज्य सूची में विषय घटे, यानी समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय 52। इसके बाद में राज्य सूची में कितने, तो याद रखना आपका 62 से लेकर 61। अब आपके जहन में आता होगा गुरुजी अट कम किया हुआ, तो कम होने का कारण, और वो कारण बना था आपका कौन सा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था रे 1976 में, यानी 6 को और 7 को गुणा करो कितने आते हैं 42। तो जिंदगी में याद रखना 42वां संविधान संशोधन 76 में हो रहा है और आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हो रहा है। इसी को संज्ञा दी जाती है भारत का मिनी संविधान। क्यों सुना दे, भारत का मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को, आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से कुल 5 विषय उठाए थे, इनमें से एक विषय को समाप्त कर दिया गया और 4 विषयों को किसके अंदर जोड़ दिया गया था, समवर्ती सूची में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से कौन कौन से विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो याद रखना पहला बाट व मापतोल, दूसरा वन व वन्य जीव, तीसरा परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, और चौथा शिक्षा। ये शुरुआत में राज्य सूची के विषय थे, लेकिन वर्तमान में किसके विषय हैं, याद रखना समवर्ती सूची के विषय। अब देखो, संघ सूची पर कानून हमेशा केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून हमेशा राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पर कानून दोनों ही सरकारें बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि समवर्ती सूची पर कानून केंद्र ने भी बना दिया है, राज्य ने भी बना दिया है, तो भाई साहब आपका कानून मान्य कौन सा होगा, तो याद रखना उस समय मान्य होगा आपकी कौन सी सरकार का, केंद्र सरकार का कानून। अब इसका एक अपवाद बनता है और वो अपवाद है कि ऐसा विषय जो भारत के संविधान में लिखा ही नहीं गया है और उसके ऊपर यदि कानून बनाने की आवश्यकता दे, तो वो कानून कौन बनाएगा और उस विषय को हम क्या नाम देंगे, तो याद रखना उससे कहते हैं अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय। और ये प्रावधान लिया था हमने कनाडा से, यानी ऐसा विषय जिसके बारे में संविधान में कहीं पर नहीं लिखा है उसे अवशिष्ट विषय कहते हैं। और इसके ऊपर हमेशा कानून बनाती है, वो कौन सी बनाती है, संसद बनाती है। गुरुजी इसके ऊपर करें कानून बनियो कि हाँ एक बार बनाता, और इसको कहते हैं हम साइबर कानून। एग्जाम्पल साइबर कानून, ये इस प्रकार आपकी सूची आती है और इस सूची को हम कौन सी संज्ञा देते हैं, यानी 7वीं अनुसूची के बारे में। अब देखते हैं हम आपके मूल संविधान की अंतिम अनुसूची, और वो कौन सी है, 8वीं अनुसूची। देखो 8वीं अनुसूची बाबियन की अनुसूची है जी के माना भाषा को कहीं मिलाकर है वर्णन। देखो भाषा को वर्णन किया जी, बार थे हो थाना आवे जाओ कहीं को नहीं, फिर भी ते कोशिश करो, यानी बार बार भाषा में गोचा करो, यानी थे भी करो जी बार
आपने लूण के वे ना मन शीरा मना को यानी लूण न करे शीराम तो ना, लेकिन वो नकबा की कोशिश करे बिये जी बात टिटोड़ी कहते हुए कि भाषा मने ठाण मनी रो तो टिटोड़ी ठाण मत नहीं सका तो थे भी करे यानी कि करे करो घोचा नहीं करने यानी अपना भाषा टिटोड़ी ना है ना कुल्ली चरवा जो ठाण में नहीं चरणी। अब देखो हमारी 8वीं सूची, 8वीं अनुसूची और 8वीं में हमने सूत्र में लिखा था अट्ठे बट्टे। अट्ठे बट्टे का मतलब होता है भाषा, यानी 8वीं अनुसूची में आपकी कौन सी भाषा, मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन, मान्यता प्राप्त भाषाएं। अब क्वेश्चन यहां से बनता है भारत के मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान में, मूल संविधान में, इसका मतलब वर्तमान में अलग है, वर्तमान में तो याद रखना मूल संविधान में उतनी थी जितने वर्ष का भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ था। कितने साल का हुआ था गुरुजी? 14 साल। तो मूल संविधान में कितनी थी? 14। इसके बाद में वर्तमान में कितनी है? जी तीनों था कि लेफ्टिनेंट वर्मा की आयु की शुरुआत जब है वर्तमान में लेफ्टिनेंट का था तो 21 साल पहले तो बाल विवाह कहलाता है, 21 साल बाद में आपका विवाह नहीं होता है तो आप क्या कहलाते हो? लेफ्टिनेंट। यानी लेफ्टिनेंट बनने की शुरुआत कहां से होती है? 22। यानी वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। अब ये मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है? 14 से 22 तक पूछिए, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन है पूछा जाता है। और इनमें पूछे कौन से जाते हैं? जो लास्ट के अंदर 4 जोड़ी गई थी उनके बारे में तो हम चर्चा करते हैं वित्त सूत्र के साथ में कि 14 से लेकर ये 22 तक कैसे हुई थी। यानी हमारी 8वीं अनुसूची चल रही है। वीडियो लंबा होगा लेकिन देख लेना, कट्टे को जाने यानी सिलेक्शन ही लेना है मेन चीज। देखो मूल संविधान में कितनी थी रे? 14। और इन 14 के अंदर एक जोड़ी तो कितनी हुई गुरुजी? 14 और 1 होता है 15। ये एक कौन सी जोड़ी थी? तो याद रखना आपकी सिंधी। कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा। देखो ये याद हो तो भी जरूरी नहीं है, नहीं हो तो भी कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद में आपका भाई साहब नमक आया था। देखो पहले हमारे बटेरे नमक खाते थे, डली वाला खाते थे, फिर वो थैलियां चली थी और वे थैलियां कितना रुपये की आती? 3 रुपये की आती। यानी पहले नमक की थैली कितना की आती रहे? 3 रुपये की आती गुरुजी माकड़ा डैम। माकाड़ी डैम की बात है, थाकाड़ा डैम का मायना ए भाई साहब आपने टाटा को नमक बॉर्डर 18 को हो, यानी 15 और 3 कितने होते हैं? 18। यानी इन 15 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। यानी ये 3 भाषाएं कौन सी थी? तो याद रखना न, मैं और क। न से आपकी जोड़ी गई थी नेपाली, मैं से जोड़ी गई थी मणिपुरी और कैसे जोड़ी गई थी? कोंकणी। ये कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992। अति दूर याद हुए तो सब 9 जोर को, नहीं याद हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन अब हम 18 में कितने जोड़ेंगे? 4। ये आपको याद होना
अति आवश्यक है, पूछा जाता है। 18 4 कितने होते हैं? 22। और वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। इनके लिए कुछ याद नहीं रखना है, एक ही चीज याद रखना है। जब 8वीं क्लास में आप आए थे तो आते गुरुजी ने एक नियम सिखाया था कि छोरा गणित ताड़ा मार साहब क्यों लिखो रे बोर्डमास को नियम। ये बोर्डमास क्या होता है? इसके अंदर पहले आपके ऊपर की बार है उसको हटाते हैं, फिर छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक है गुणा भाग, उनसे कहते हैं आपका कौन सा? बोर्डमास का नियम। BODMAS। आपने कोई मतलब को नहीं, सूत्र कियन को ये आपने याद रखना बोर्डमास का नियम। ये 4 भाषाएं इसी सूत्र में। बे से आती है आपकी बोडी, डी से आती है आपकी डोगरी, एम से आती है आपकी मैथिली और एस से आती है आपकी सेंथली। ये 4 भाषाएं जोड़ने के बाद में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 22। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से 3 भाषाएं ये दे देते हैं, चौथी दूसरी दे देते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब अंतिम बार इनमें से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। तो ये कब जोड़ी गई थी? तो याद रखना, ये 92वें संविधान, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना 2003 के तहत आपकी जोड़ी गई थी। इस प्रकार मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22। ये भाषाएं कहां पर लिखी होती है? तो याद रखना भारतीय मुद्रा के ऊपर। कौन सी के ऊपर? भारतीय मुद्रा। मिटा दूं आपकी आगे हो तो। अब देखो भारत की मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसे। अब इसमें क्वेश्चन आपका गलत कौन सा होता है? क्वेश्चन ये होता है, क्या अंग्रेजी भाषा इन 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल है क्या? अंग्रेजी। तो याद रखना अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। अंग्रेजी है आपकी कौन सी? सहायक भाषा का दर्जा प्राप्त है अंग्रेजी को शुरुआत में 10 वर्षों के लिए सहायक भाषा का दर्जा दिया गया था कि उसके बाद में हम अंग्रेजी को हटा देंगे और हिंदी के रूप में काम में लेंगे। लेकिन बाद में अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सहायक भाषा का क्या दे दिया गया था? दर्जा। तो ये आपकी मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। कौन सी है? सहायक। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो याद रखना विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है आपकी कौन सी? संस्कृत, जिसको देवताओं की भाषा कहा जाता है। उसकी भाषा कहा जाता है, देवताओं की भाषा कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो कभी भी आप पैसे हैं इनके पीछे की साइड में देखना, यानी छोटे छोटे अक्षरों के अंदर जैसे लिखा होता है, जैसे 2000 रुपये तो 2000 रुपीज गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में, आपकी सिंधी भाषा में, तो इन सभी में लिखा रहता है। तो वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय मुद्रा में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? यानी तंकड़ा भी 10 यानी 2000 वाले नोट, 500 वाले, 100 वाले, इसके ऊपर कुल कितने बार किस भाषाओं में लिखा हुआ है? यानी तो याद रखना मुद्रा पर कुल 17 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषा का उल्लेख है? 17 भाषा का। अब 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इस 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, थोड़ी सी ऐसे ही जनरल नॉलेज की दृष्टि से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा कितनी को प्राप्त है? तो याद रखना 2। पहली कौन सी है? संस्कृत। दूसरी कौन सी है? आपकी तमिल। यानी इन दोनों भाषाओं को 2005 के अंदर शास्त्रीय भाषा का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। तो ये आपकी कौन सी अनुसूची पूरी होती है? 8वीं अनुसूची पूरी। अब इसके बाद में हम अगली 4 अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। क्यों? ये वीडियो लंबा हो जाता है और फिर आप देखते नहीं हो, तो जस्ट आज ही अपलोड करवा देंगे इसको। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।